बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप लोग को किसी भी वीडियो में टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करें। बगल में आपको एक सब्सक्राइबर बेल का बटन दिखाई दे रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो अब आपको पता है कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हम लोग को पता है। अच्छा, क्वांटम नंबर डिस्कस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास कितने तरह के एटॉमिक मॉडल हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या? एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या है कि एटम के जो प्रपोज्ड मॉडल हमको दिए गए हैं वो कौन कौन से थे। सबसे पहला जो हमारा प्रपोज एटॉमिक मॉडल था वो था जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल। जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल। दूसरा जो था हमारे पास क्या था, जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा एटॉमिक मॉडल हो गया। तीसरा था हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। और फोर्थ हम लोग के पास क्या था, नील बोर। नील बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, नील बोर एटॉमिक मॉडल। और जो लास्ट में हमारे पास आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम एटॉमिक मॉडल, वो किसने दिया था, एर्विन श्रोडिंगर। एर्विन श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, ठीक, एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। ठीक, ये कब दिया गया था, 1926 में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम मॉडल भी कहते हैं। क्वांटम एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम एटॉमिक मॉडल कहते हैं। पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियर्ड्स बॉल। बिलियर्ड्स बॉल या सॉलिड स्फीयर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम भी कह देते हैं। बिलियर्ड्स बॉल क्यों या सॉलिड स्फीयर? तो जॉन डाल्टन ने जब एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया तो उसने कहा था कि एटम हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जो कि इनडिविजिबल होते हैं। तो उसका जो हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, सॉलिड स्फीयर या बिलियर्ड्स बॉल या पूल बॉल की तरह होगी। फिर जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आए जिसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल कैसा था हम लोग के पास, ये हमारे पास एक पूरा केक है और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, केक के ऊपर चेरीज की टॉपिंग है। तो जो केक है एज अ होल वो हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो हमारे पास टॉपिंग है वो निगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास क्या था, जे जे थॉमसन या प्लम पुडिंग मॉडल था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने बताया कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, बीच में कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड इवॉल्व कर रहे हैं। नील बोर ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो मॉडल था, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, उसको क्या कर दिया और उसको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया और उसमें 3 पोस्टुलेट बताए। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड में ये क्लियर नहीं था जो इलेक्ट्रॉन था वो अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और थोड़ी देर बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आना चाहिए था, गोल घूमते घूमते न्यूक्लियस में मर्ज कर जाना चाहिए था। तो नील बोर एटॉमिक मॉडल ने इस शॉर्टकमिंग को ओवरकम किया और 3 पोस्टुलेट बता के कि किस किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो नील बोर एटॉमिक मॉडल में हमें पता चलता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कह देते हैं। प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल भी कह देते हैं, मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास एर्विन श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल आया जो कि हमको मिला था 1926 में, जिसको हम लोग क्वांटम एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। क्वांटम वर्ड कहां से हमारे पास आता है, क्वांटम हमारे पास वर्ड आता है लफ्ज क्वांटिटी से।
क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास, किसी भी चीज की मिकदार या कितनी टाइम्स वो चीज प्रेजेंट है, उसको क्या कह देते हैं, क्वांटिटी कह देते हैं। क्वांटम का मतलब क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एंटाइटी। क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल, क्या है, फिजिकल एंटाइटी। ठीक है, जो हमारे पास कोई चीज प्रेजेंट है उसमें से जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्वांटम कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लाइट है तो लाइट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो क्या होता है, फोटोन होता है। तो हम फोटोन को क्या कह सकते हैं, क्वांटम कह सकते हैं। तो किसी भी चीज का सबसे छोटा फिजिकल टुकड़ा या हिस्सा होगा उसको हम लोग क्वांटम कह देते हैं। और क्वांटम का अगर प्लूरल लेंगे तो उसको क्या बोल देते हैं, क्वांटा। यानी कि क्वांटम सिंगुलर है और क्वांटा हमारे पास TA क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटम की डेफिनेशन है। क्वांटम कहां से डिराइव हुआ, प्लस क्वांटिटी से। और क्वांटम क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एंटाइटी। किसी भी चीज की सबसे छोटी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, क्वांटम कह देते हैं, और उसका प्लूरल क्वांटा होता है। तो चलिए मैं इसको रख किए देता हूं, तो फिर आगे बताते हैं आपको। तो ये था हमारे पास 5 एटॉमिक मॉडल्स जो अब तक हमको प्रपोज्ड है। और जितनी जितनी बात हमको एटम्स के बारे में पता चलती गई उस हिसाब से हमारे पास हमारे एटॉमिक मॉडल हमको ऑब्टेन हुए या हमको बताए गए हैं। ठीक है, तो मैं इसको रख कर देता हूं। मैंने एक उसके ऊपर श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन है पूरी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो भी आपको डाउट्स हो या कोई दिक्कत हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो अब हम लोग बताते हैं कि ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन या हमारे पास एल्विन श्रोडिंगर का क्वांटम एटॉमिक मॉडल आया कैसे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मैकेनिकल या क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। क्या डालेंगे, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। प्रपोज कैसे हुआ, 1924 में। क्या, 1924 में। 1924 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था डी ब्रॉगले। डी ब्रॉगले ने हमको एक हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस दी, कि जो हमारे पास पार्टिकल है उसके पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। ठीक, जो हमारे पास पार्टिकल है वो क्या है, उसके पास वेव नेचर, यानी जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है। ये इन्होंने कहां से उठाया, ये इन्होंने आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उठाया। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हुआ था, इस पे आइंस्टाइन ने रिसर्च की थी 1905 में। और उसमें उसने बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास लाइट है वो क्या है, लाइट क्या होती है, वेव होती है। और वेव के हमारे पास क्या है, वेव का पास क्या है, हमारे पास पार्टिकल नेचर है। क्या बात समझ में आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें ये समझ में आया कि लाइट के पास हमारे पास क्या है, पार्टिकल नेचर है। क्या है, पार्टिकल नेचर। लाइट क्या है, वेव। तो यहाँ पे जो वेव है उसके पास क्या है, वेव के पास हमारे पास क्या है, पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रॉगले ने कहा अगर आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक के थ्रू हमें यह पता चलता है कि वेव के पास पार्टिकल नेचर है, तो मैं ये कहता हूं कि पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होगा। ये कब इसने बताया, 1924 में, कि पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होगा। क्योंकि क्या है, नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, डी ब्रॉगले ने हाइपोथेसिस दी। तो पहला ये हमारे पास था स्टेपिंग स्टोन, जो हमारा क्वांटम मॉडल ऑफ एटम की तरफ प्रोसीड करता है। दूसरा क्या था, 100% शॉर्ट कमिंग्स होंगी किसमें, रदरफोर्ड के बोर एटॉमिक मॉडल में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट कमिंग्स। क्या थी, शॉर्ट कमिंग्स थी।
किसमें थी? बोर एटॉमिक मॉडल्स में। बोर एटॉमिक मॉडल में कुछ हमारे पास क्या थी? शॉर्टकमिंग थी, और कुछ नहीं थी, काफी हाई लेवल की शॉर्टकमिंग थी। सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुड नॉट बी एक्सप्लेन, किसमें? बोर एटॉमिक मॉडल में। और जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था हमारे पास? ज़ीमैन इफेक्ट, और हमारे पास स्टार्क इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों मैंने क्या बताया? शॉर्ट कमिंग्स थी किसमें? बोर एटॉमिक मॉडल में, कि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन 1924 में एक और चीज हुई थी जो हमारा लीड करता है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम की तरफ। वो क्या था? डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि डी ब्रोगली की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। यानी लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ किसकी है? पार्टिकल की, जब वो वेव की तरह बिहेव करेगा। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और पी क्या होता है हमारे पास? मोमेंटम। तो एच अपॉन एम वी भी इसको लिख सकते हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू इन्होंने वाइसे वर्सा कर दिया, और इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल है उसका भी वेव नेचर है। तो 1921 में इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह बताता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन क्या? पोजीशन एंड मोमेंटम of a moving microscopic particle simultaneously with absolute accuracy। यानी कि अगर हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है? उसके पास मोमेंटम है, यानी कि वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ उसका मोमेंटम एज वेल एज उसकी पोजीशन बताना पॉसिबल नहीं है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल, क्या नहीं पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन क्या? मोमेंटम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, एंड क्या? पोजीशन इसकी ऑफ आ मूविंग होना चाहिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या? जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, बता देंगे लेकिन एकदम एक्यूरेट से नहीं बता पाएंगे, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अच्छा, इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट में रब किए देता हूं, ये वाला। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से देखिएगा। ठीक, मान लीजिए आप थे, ठीक है, बाहर घूमने गए हुए थे, बाइक पे आप बैठे हुए, ठीक है, बाइक पे आप बैठे हुए, ठीक, ये आपका घर है, और यहाँ पे आपके जो पिताश्री हैं, फादर है, वो आपका वेट कर रहे हैं फोन लगाकर। यहाँ पे अभी आप कहाँ पे है? नीम के पेड़ को, एक नीम का पेड़ है, उस पे आप बस बाइक लेके क्रॉस करने वाले हैं, और यहाँ पे रास्ते में क्या है? एक मंदिर है, ठीक है, और घर दूर है। अच्छा, अब आपके पास फोन आया कि बेटा कहाँ हो तुम? तो तब तक जब आप तक फोन उठाएंगे तब तक आप कहाँ थे? इस नीम के पेड़ के पास थे, इस ट्री के पास थे। तो आपने कहा कि मैं मंदिर के पास हूँ पापा। तो यानी कि जब तक आप कहेंगे मैं मंदिर के पास हूँ पापा, तब तक आपकी बाइक कहाँ हो चुकी होगी? आगे तक पहुंच चुकी होगी, और असलियत में आप मंदिर के पास पहुंच चुके होंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब यही है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन मोमेंटम। अब देखिए यहाँ मोमेंटम कैसे, अभी इसके पास, इस गाड़ी के पास मास था, मास तो था ही गाड़ी के पास, और साथ में आपके पास क्या थी, वेलोसिटी थी। वेलोसिटी थी ना, कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड हो सकती है आपकी 40 किलोमीटर आवर कुछ हो, या 60 किलोमीटर आवर हो, जो भी आपकी स्पीड हो। तो आपके पास मास था, यानी कि आपकी जो गाड़ी रही होगी बाइक, वो 100-150 किलो की गाड़ी रही होगी, और उसकी स्पीड कुछ रही होगी 40-60 किलोमीटर आवर के बीच। तो जब तक आप पेड़ पे कहेंगे कि मैं पापा मंदिर के पास हूं, तब तक आप सच्ची में क्या होंगे, मंदिर तक पहुंच रहे होंगे, मंदिर के आगे तक निकल गए होंगे, ठीक है, मंदिर के आसपास होंगे, ठीक है। अच्छा, या फिर अब आप क्या करते, आपने अपनी गाड़ी क्या कर ली, रोक ली, पापा का फोन आया, तब आपसे पूछेंगे बेटा कहाँ हो, तब आप कह देंगे कि मैं नीम के पेड़ पे खड़ा हुआ हूं। तो इससे बात क्या समझ में आया कि अगर मूविंग पार्टिकल, ये मूविंग पार्टिकल, ठीक है, तो जब आप मूव कर रहे थे तो पापा पूछ रहे थे बेटा कहाँ हो, तो आप कह देंगे कि मैं नीम के पेड़ और मंदिर के बीच में कहीं हूँ, ठीक है। तो जब तक आप कहेंगे तो तब तक थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, तो आप नीम के पेड़ पे भी नहीं होंगे, ना मंदिर के पे होंगे, आप इन दोनों के बीच में होंगे। तो जब आपके पास मास थी, वेलोसिटी थी, तब आपकी पोजीशन हम लोग सही से नहीं बता सकते। लेकिन उस वक्त पूछेंगे पापा कि बेटा तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो आप पट से बोल देंगे भैया मेरी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो आपने स्पीड बता दी। या फिर अगर आप यहाँ पे फोन आया था, तो अगर आप पेड़ पे रुक जाते और कहते बेटा कहाँ पे हो, तो आप कहते मैं नीम के पेड़ पे हूँ, ठीक है, तो फिर आपकी कहना चाहिए पोजीशन पता चल जाएगी। तो पोजीशन आपकी क्या आ जाएगी, ट्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात है कि आपकी पोजीशन या मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं बता सकते। ये तो फिर भी एक बड़ा एग्जांपल है। यही अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर रहा है, घूम रहा है। और एटम कितना होता है, ये जो डॉट है इससे बहुत इनफाइनाइटली टाइम स्मॉल होता है हमारा एटम, और इलेक्ट्रॉन उससे भी छोटा होता है, और उसके पास क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो आप ना उसकी पोजीशन ना वेलोसिटी एकदम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से नहीं बता सकते। या तो आप उसका मोमेंटम बता सकते हैं, या तो उसकी पोजीशन बता सकते हैं, एक चीज बता सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बता सकते। क्या नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, ठीक है। और मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डिटरमाइन मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली, यहां पे क्या लिखेंगे, साइमल्टेनियसली ऑफ अ मूविंग माइक्रो, साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। जैसे कि पंखा घूम रहा है, तो अगर आप उसका एक ब्लेड देखेंगे तो आप उसकी पंखे की एक ब्लेड की पोजीशन नहीं बता सकते। जब तक आप इसको कहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तब तक वो 10 चक्कर काट चुका होगा। तो आप या तो उसकी पंखे की स्पीड बता सकते हैं, या तो आपने जब पंखे को बंद कर दी तब आप उस ब्लेड की पोजीशन बता सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पहली बात। या अगर आपने पोजीशन बता दी, तो फिर आप उसका मोमेंटम यानी वेलोसिटी फिर नहीं बता सकते आप कि इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी होगी। तो दोनों एक साथ आप नहीं बता सकते, एक बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ज़ीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, टोनी स्टार, हाँ, ज़ीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है, जब हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, मैग्नेटिक, ज़ीमैन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार्क इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा क्या होता है, इन एटम हमारे पास जो क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस टेक्स प्लेस इन एटम। तो दो चीज हुई, क्या हुआ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता पाया कौन, बोर एटॉमिक मॉडल, और दूसरा ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, यानी कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, ठीक है, वो हमारी स्प्लिट हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों होती है, नहीं बता पाया। तो ये दो हमारे पास थे, क्या कंडीशन थी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, ठीक। तो मेरे ख्याल से मैं इसको रब किए देता हूं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग, तो मैं इसको रब करता हूं।
ठीक है, तो आपने ये बात समझ ली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी समझा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि आप पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास उसका मास है और वो स्पीड ऑफ लाइट से वो घूम रहा है, तो उसके पास क्या हो गई, वेलोसिटी। तो मोमेंटम और पोजीशन हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली यानी एक साथ नहीं बता सकते, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, ठीक है। क्या थी, डेल स्क्वायर साई प्लस 8h स्क्वायर m पाई, ठीक है, एक सेकेंड 8 पाई, सॉरी क्या थी, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जो कि हमारे पास थी, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m h e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, डेल स्क्वायर साइड, डेल स्क्वायर का मतलब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, डेल स्क्वायर क्या है, तीनों प्लेन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हमारे प्लस प्लेन होता है ना, तो ये वाई है, ये एक्स प्लेन है, ये जेड प्लेन है, तो यानी कि हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन है। साई हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे साई हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो यहां पे लिख लेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो जब हम लोग साई की बात करते हैं तो साई को क्या हम लोग कहते हैं, साई का दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन। तो साई को क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन बोलेंगे। वेव फंक्शन क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर जा सकता है, मैक्सिमम। यानी कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से कितना दूर एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेव फंक्शन या साई कह देते हैं। अच्छा, अगर इसका स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, साई का स्क्वायर कर दे, तो जब साई का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये होता है कि 3D स्पेस में, ठीक है, 3D स्पेस यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं साई स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या बात करते हैं, क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं, लिख लीजिए इसको। तो जब भी बच्चों हम लोग क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो क्वांटम नंबर हमारा क्या बात बताता है, प्रोबेबिलिटी किसकी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट इन अ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना, कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाया जा सकता है एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग जगहों पे, इन अ स्पेस यानी जगहों पे, अराउंड द न्यूक्लियस जो कि होगा 3 डायमेंशनल, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्वांटम नंबर कह देते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट डिफरेंट पॉइंट इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर मैं इसको आपका डायग्रामेटिक फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगर मान लीजिए ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो वो क्या है, डिफरेंट पॉइंट में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए यहाँ पे ये सब हमारे पास क्या हो गए, डिफरेंट पॉइंट्स हो गए, जहां पे हमको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। अब
यहाँ पे भी मान लीजिए ये हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस हो गई जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमको मिल सकते हैं। डिफरेंट पॉइंट इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, 3 डायमेंशनल स्पेस होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको जो नंबर्स 4 नंबर होंगे इसको डिफाइन करेंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जब यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम आया ही है तो फिर अब आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बता देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर लें, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता क्या है, जब हम लोग ये जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसमें ये क्या है, डेल क्या बताएगा, एक्स वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, साई बताया था क्या है, वेव फंक्शन, 8 हमारे पास नंबर है, पाई 22/7 का स्क्वायर, एम क्या हो जाएगा, मास, एच हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, ई हो जाएगी टोटल एनर्जी, वी हो जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई, साई हमारे पास वेव फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, ऑन सॉल्विंग, क्या सॉल्व कर लिया, ऑन सॉल्विंग क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या कर लिया हम लोग ने सॉल्व, श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या होता है, वी गेट, क्या जाएगा हमें मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, अरे 3 डायमेंशनल, क्या होगा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलता है हमको, ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन वी गेट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास 3 डायमेंशनल में क्या मिलता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं अलग अलग पोजीशन में। द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन दीज पॉइंट, क्या करेंगे, इन दीज पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब अगर इस पूरे इलेक्ट्रॉन के जो हमारे पास 3 डायमेंशनल में जो पॉइंट है इसको हम एक साथ देखें तो ये जो हमको दिखाई देता है, ये जो हमें पूरा दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो जब हम इन पूरे डिफरेंट पोजीशन को एक इलेक्ट्रॉन की देख रहे थे कि कहां कहां पे प्रेजेंट हो सकता है, और इसको हम एक साथ जब देखते हैं एज अ होल, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहां पे लिख देंगे इफ दीज, क्या चीज, इफ दीज पॉइंट आर सीन एज अ होल, ठीक है, तो क्या होगा, होल एज अ होल, तो निगेटिव चार्ज जो हमारे पास है appears to exist around the nucleus. This is termed as electron cloud. इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो क्या हुआ बच्चों, जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमको क्या मिलते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट क्या मिलते हैं, 3 डायमेंशनल में डिफरेंट पॉइंट मिलते हैं, ओके, किसके, इलेक्ट्रॉन के। और इस इलेक्ट्रॉन को द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन दीस पॉइंट, और इन जगहों पे हमारे इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। और जब हम इन पॉइंट को एज अ होल देखते हैं तो निगेटिव चार्ज अपीयर्स टू एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, यानी कि ये जो एरिया था हम लोग का पर्टिकुलर यहां से लेके यहां तक वाला, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर अगर यहाँ से देखेंगे तो ये जो एरिया है और जो बाहर वाला एरिया, यानी कि इस एरिया में हम लोग के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास डेंसिटी ज्यादा है, इस एरिया।
और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा ऑर्बिटल्स का। देखिए ऑर्बिटल्स अलग है और ऑर्बिट अलग है। ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट हमारा आता है बोर एटॉमिक मॉडल में, जिसमें जैसे कि जो प्लैनेट की ऑर्बिट होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट अलग है, ऑर्बिटल अलग है, ऑर्बिट अलग है। ऑर्बिटल ये है, क्या है ऑर्बिटल, तो मैं इसको रब किए देता हूं तो आपको ऑर्बिटल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मार्कर बदल देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि ये क्या है, उसकी डेंसिटी कहीं पे ज्यादा है और उसकी डेंसिटी कहीं पे कम है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है, मीनिंग ठीक है कुछ पार्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हायर होगी, और सम पार्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो लो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर का मतलब होता है कि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, FINDING, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं साई स्क्वायर। तो ये जो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है या प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्बिटल कह देते हैं। आगे बात समझ में बच्चों, और ऑर्बिटल को क्या है होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, साई स्क्वायर्स। ठीक है, और इवन इन ऑर्बिटल में भी कुछ रीजन होंगे, तो यहां पे एक और पॉइंट लिख देते हैं, इवन इन ऑर्बिटल क्या होगा, देयर मे बी रीजन्स ऑफ हायर probability and lower probability ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझ में आ गया हमको कि जब हम लोग कहने क्या किया, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की, तो हमको क्या होगा, एक बहुत सारे क्या मिलेंगे, हमको पॉइंट्स मिलेंगी कि 3 डायमेंशन में न्यूक्लियस के अराउंड की कहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, और जब एज अ होल इसको देखेंगे डिफरेंट लोकेशन को, तो हमको क्या मिलेगा हमको, if these points are seen as a whole, negative charge appear to exist around the nucleus, negative charge हमको around nucleus के अराउंड एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे देता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे हायर है और सम कहीं पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर का मतलब क्या है कि इस एरिया में अगर आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलना ज्यादा आसान है, तो इसी को क्या कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कह देते हैं, ऑर्बिटल, और इसको क्या कह देते हैं, साई स्क्वायर कह देते हैं। और इवन इस ऑर्बिटल में भी इस ये जो हमारे पास ये जो हिस्सा है ऑर्बिटल का, उसमें क्या होगा, कुछ रीजन होंगे वहां पे कहा होगा उसको इलेक्ट्रॉन की को फाइंड करना ज्यादा आसान होगा, और कुछ हिस्सों में फाइंड करना ऑर्बिटल में भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसको रब किए देता हूं। तो अच्छा ठीक है, तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन, क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई, ठीक है, द नंबर विच डेजिग्नेट क्या करेगा, डेजिग्नेट करेगा एंड डिस्टिंग्विश वेरियस atomic orbitals
and electron present in them। बात समझ में आ गई कि यानी कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल अलग है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल अलग है, तो इसको अलग नंबर मिलेगा, इसको अलग नंबर मिलेगा, तो ये क्या होता है, क्वांटम नंबर कहलाता है। बात समझ में आ गई। वो नंबर जो इसको और इसको एक एक नंबर डेजिग्नेट करेगा और इन दोनों को क्या करेगा, डिस्टिंग्विश अलग अलग करेगा, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी क्या करेगा, अलग अलग डिस्टिंग्विश या डेजिग्नेट करेगा। उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। तो चलिए ऑर्बिटल की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं लगे हाथ। तो ऑर्बिटल से क्या समझ में आया, ये होता है 3 डायमेंशनल रीजन। 3 डायमेंशनल रीजन कहां पे, इन आ स्पेस, इसको रखिए देते हैं, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, कहां पे, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। 3 डायमेंशनल रीजन इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच probability of finding इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या हो गया, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, मैक्सिमम, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। और क्वांटम नंबर क्या करता है, जो हमारी डिफरेंट ऑर्बिटल होता है उनको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है और उनको एक नंबर डेजिग्नेट करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्वांटम नंबर कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वांटम नंबर बताऊंगा कि 4 तरह के कौन से क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग n से डेजिग्नेट करते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एजीमुथल या सेकेंडरी या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसको L से डेजिग्नेट करते हैं। फिर हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग M से डेजिग्नेट करते हैं। और फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 चीजें आ जाएंगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, क्वांटम नंबर्स, उनके कहना चाहिए इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। और आपको मेरे ख्याल से आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें और आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू।